नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संसार में। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का अध्याय 15 चार्ली चैपलिन यानी हम सब पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं विष्णु खरे। लेखक के बारे में और चार्ली चैपलिन के जीवन के बारे में हमने कल पढ़ लिया था और इनके बारे में जाना, क्योंकि जब तक हम लेखक के साथ साथ चार्ली चैपलिन के जीवन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें इस पाठ को समझने में थोड़ी बहुत कठिनाई आ सकती है। तो शुरू करते हैं पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सब। यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्मशती का न होता तो भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। पौन शताब्दी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुक्त कर चुकी है। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता ही है। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली हैं जिनके बारे में कोई जानता न था। अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। तो बच्चों, इस गद्यांश में यह बताया गया है कि चार्ली की पहली फिल्म, जिसका नाम था मेकिंग अ लिविंग, उसके 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। और साथ में लेखक यह भी बताता है कि चार्ली की फिल्में समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करती है। चार्ली भी खिलवाड़ करता हुआ नज़र आता है। कहने का अर्थ है कि चार्ली की फिल्मों में समय, भूगोल या संस्कृति की सीमाओं का कोई बंधन नहीं है। चार्ली हर व्यक्ति से जुड़ा है, चार्ली हर समाज से जुड़ा है, चार्ली हर संस्कृति से जुड़ा है, चार्ली हर सीमा से जुड़ा हुआ है। फिर है कि चार्ली के बारे में आने वाले 50 वर्षों तक बहुत कुछ कहा जाएगा। इसका कारण है कि पहले टेलीविज़न और वीडियो की पहुंच घर घर तक नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके टेलीविज़न और वीडियो का प्रचार प्रसार हो रहा है। हर व्यक्ति अब चार्ली को टेलीविज़न पर घड़ी सुधारते हुए देखता है, उसकी फिल्में देखता है, और बहुत सी ऐसी फिल्में हैं चार्ली की, ऐसी रीलें हैं उसकी फिल्मों की जो भी प्रदर्शित नहीं हुई। और यदि उन्हें प्रदर्शित किया जाता है तो सिने समीक्षाओं के पास, कला समीक्षकों के पास बहुत कुछ है चार्ली के बारे में कहने के लिए। तो इसलिए लेखक कहता है कि आने वाले 50 वर्षों तक चार्ली के बारे में काफ़ी कुछ कहा जाएगा। अगला गद्यांश। उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवन सील, लास्ट ईयर इन मारिन बार्ड, द सैक्रिफाइस जैसी फिल्में दर्शक से एक उच्चतर एहसास की मांग करती है। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीजों, विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति, समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता, वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ, और भीड़ हंस देती है।
तो लेखक कहते हैं कि चार्ली की जो फिल्में हैं वो भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। क्योंकि चार्ली की फिल्मों को समझने के लिए किसी विशेष बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती हमें। इसीलिए कहा गया है कि चार्ली की फिल्मों का रसास्वादन एक पागल खाने का मरीज़ भी उसी प्रकार लेता है जिस प्रकार एक आइंस्टाइन जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति उसकी फिल्मों का रसास्वादन करता है। अर्थात चार्ली की फिल्में आम व्यक्ति से जुड़ी है, साधारण व्यक्ति से जुड़ी है। यहाँ कुछ फिल्मों के नाम दिए हैं, जैसे मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवंसी, लास्ट ईयर इन मारिनबार्ड, द सैक्रिफाइस। कहते ये ऐसी फिल्में हैं जो किसी खास दर्शक वर्ग के लिए बनी है और इनको समझने के लिए एक खास एहसास की ज़रूरत है, एक खास बुद्धि की ज़रूरत है। लेकिन चार्ली की फिल्में ऐसी कोई मांग नहीं करती। इसीलिए चार्ली ने फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया है, मतलब आम जनता के साथ उसको जोड़ा है। दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा है चार्ली की फिल्मों ने। अर्थात चार्ली की फिल्में किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं हैं। चार्ली की फिल्में हर वर्ग का व्यक्ति देख सकता है। चार्ली की फिल्में हर वर्ण का व्यक्ति देख सकता है। हर व्यक्ति चार्ली की फिल्मों का उतना ही आनंद उठा सकता है जितना कोई दूसरा व्यक्ति। और फिर एक विशेषता ये है कि चार्ली अपनी फिल्म के माध्यम से बताता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं। अर्थात अपने आम जीवन में हर व्यक्ति की वास्तविकता वही है, एक जैसी है। हर व्यक्ति की वास्तविकता एक जैसी है। हर व्यक्ति चैपलिन की तरह अपने आप को दूसरे पल ही किसी समस्या का सामना करते हुए देख सकता है और उस समस्या से निकलने की कोशिश करते हुए देख सकता है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो। फिर पहले जो फिल्में बनती थी उसमें कोई भी शासक या तंत्र समूह अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता था, लेकिन चार्ली ने अपनी फिल्मों में ऐसा दिखाया है। हर व्यक्ति को खुद पर हंसते हुए दिखाया है। हर व्यक्ति की हकीकत को बताया है कि वास्तविकता सबकी एक जैसी है। अब यहाँ पे बताया जाएगा चार्ली के जीवन के संघर्ष के बारे में। इसमें अगले गद्यांश में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। एक परित्यक्ता दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, बाद में भयावह गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद तथा सामंतशाही से मगरूर एक समाज द्वारा दुरदुराया जाना, इन सबसे चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद अंत तक उनमें रहे। चार्ली का जीवन बहुत संघर्ष से भरा हुआ था। उनकी माँ एक स्टेज अभिनेत्री थी, दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री थी। चार्ली जब 3 साल का था तो उसके पिता उसकी माँ से अलग हो गए थे। चार्ली की माँ पागलपन का शिकार हो गई, उसे पागल खाने जाना पड़ा और इतना छोटा बच्चा जिसकी ज़िंदगी में इतना कुछ घट गया था, उसने माँ के पागलपन से संघर्ष किया। उसने अपनी भयावह गरीबी से संघर्ष किया। आसपास के सामंतवादी, पूंजीवादी समाज ने उसको ठुकराया, उनसे संघर्ष किया और अपने संघर्ष भरे जीवन से चार्ली को वो जीवन अनुभव मिले जिनको करोड़पति हो जाने के बाद भी शायद ना मिले हों, और उन जीवन मूल्यों को चार्ली ने अंत तक संभाल के रखा है। वो जीवन मूल्य हमेशा चार्ली में बने रहे। जब वो एक छोटा सा गरीब बच्चा था तब भी, जिसे समाज ने ठुकराया, और जब वो करोड़पति बन गया तब भी वो जीवन मूल्य उनमें बने रहे। अपनी नानी की तरफ से चैपलिन खाना बदोशों से जुड़े हुए थे और यह एक सुदूर रुमानी संभावना बनी हुई है कि शायद उस खाना बदोश औरत में भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वंशी थे। इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी घुमंतु चरित्र बना दिया।
वे कभी मध्य वर्गीय बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि ट्रैम्प, बद्दू, खानाबदोश, आवारागर्द की प्रस्तुत की है तो उसके कारण उनके अवचेतन तक पहुंचते हैं। चार्ली की फिल्मों में चार्ली एक खानाबदोश, एक आवारागर्द व्यक्ति के रूप में नज़र आता है। खानाबदोश कहते हैं जिनका कोई ठिकाना ना हो रहने का, जैसे बंजारे टाइप होते हैं वैसे। तो चार्ली फिल्मों में अपने ऐसी ही छवि चार्ली ने अपनी फिल्मों में दिखाई है। तो लेखक कहते हैं शायद ये प्रभाव उनके नानी की तरफ से उनमें आया हो, क्योंकि उनकी नानी जो है वो खानाबदोश थी। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं और उन्हें नेति नेति कहते हुए यह भी मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपने पेट दुखा लेते हैं, उन्हें मैल ओटिंगर या जेम्स एजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं और जो देखते हैं उसकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह कहना कि वे चार्ली चार्ली में खुद को देखते हैं, दूर की कौड़ी लाना है। लेकिन बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं वह उन्हें जाना पहचाना लगता है। जिस मुसीबत में वह अपने को हर 10वें सेकंड में डाल देता है वह सुपरिचित लगती है। अपने को नहीं, लेकिन वे अपने किसी परिचित या देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। कला में बेहतर क्या है, बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि? उसने भावना को चुना और उसके कारण थी। बचपन की 2 घटनाओं ने चैपलिन पर गहरा स्थायी प्रभाव डाला था। एक बार जब वे बीमार थे तब उनकी माँ ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबल से पढ़कर सुनाया था। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते माँ और चार्ली दोनों रोने लगे। अपनी आत्मकथा में चैपलिन लिखते हैं, ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधियारे कमरे में माँ ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालु ज्योति उजागर की जिसने साहित्य और नाट्य को उनके महानतम और समृद्धम विषय दिए, स्नेह, करुणा और मानवता। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि चार्ली को जब लोग देखते हैं तो समय से काट कर देखते हैं, सीमा से काट कर देखते हैं, भूगोल की सीमा से काट कर देखते हैं, संस्कृति की सीमा से काट के देखते हैं। अर्थात चार्ली हर संस्कृति के व्यक्ति से जुड़ा है, हर समय से जुड़ा है, हर देश का व्यक्ति चार्ली को देखता है, दुनिया का हर व्यक्ति चार्ली को देखता है। और जब वो चार्ली को देखता है तो शायद चार्ली में खुद को देखता है या अपने किसी जाने पहचाने को, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति एक पल से दूसरे पल अपने आप के सामने एक समस्या खड़ी हुई देखता है और उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करता हुआ नज़र आता है, कभी उस समस्या में फंसता हुआ नज़र आता है। तो इसलिए चार्ली हर व्यक्ति का है, शायद इसीलिए पाठ का नाम भी है चार्ली चैपलिन, यानी हम सब ऐसे हैं। तो चार्ली के जीवन में 2 घटनाएं थी जिन्होंने बहुत गहरा प्रभाव उन पर डाला। एक यहाँ बताया कि जब वो बीमार थे उनकी माँ ने उनको बाइबल पढ़कर सुनाया और बाइबल में देखा कि कैसे ईसा मानवता के लिए सूली पर चढ़ जाते हैं, तो वहाँ से चार्ली ने स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ सीखा। दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं है। बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहाँ से कसाई खाना दूर नहीं था। वह रोज़ सैकड़ों जानवरों को वहाँ ले जाया जाता देखता था। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगने लगे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और उसे फिर कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या हुआ होगा। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ा, उसे मार डालेंगे। बाद में चैपलिन ने अपने आत्मकथा में लिखा, वसंत की वह बेलौस दोपहर और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमि तय नहीं कर दी थी, त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों के सामंजस्य की। जैसे चार्ली की फिल्मों में हम देखते हैं कि करुण और हास्य रस दोनों साथ साथ आते हैं, तो चार्ली कहता है शायद उसकी फिल्मों की पृष्ठभूमि इसी घटना से डली हो। तो बच्चों, चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ का आगे का सिलसिला हम
जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। शुभ दिन।